श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम कल की डीसी मशीन में डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे कल की क्लास में। तो कल हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। डीसी जनरेटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक मशीन डीसी मशीन होती है। डीसी मशीन ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी जनरेटर और एक होती है डीसी मोटर। ठीक है, तो ये डीसी जनरेटर होता है और एक डीसी मोटर होती है। तो हम पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एक भाग होता है प्राइम मूवर और एक भाग होता है आर्मेचर। ये होता है प्राइम मूवर और ये होता है आर्मेचर। ठीक है, अब ये भाग होते हैं, दोनों को हम यहाँ पे दोनों की शाफ्ट में ऐसे कपलिंग कर देते हैं। ये कपलिंग हो जाती है और कपलिंग होने के बाद में ये आर्मेचर है, इसके टर्मिनल से हम आउटपुट में डीसी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डीसी सप्लाई की विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या देते हैं, प्राइम मूवर द्वारा देते हैं। हम प्राइम मूवर द्वारा क्या देते हैं, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जब इसको देते हैं तो यह यांत्रिक ऊर्जा को आर्मेचर काय में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं जिस मशीन द्वारा, उस मशीन को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कल और पढ़ा था कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर होता है ऐसे, आर्मेचर होता है एक, इसमें ऐसे तिरछे स्लॉट बने होते हैं। तो ये आर्मेचर के अंदर ये होता है। आर्मेचर की यदि हम बात करें तो ये ऐसे आर्मेचर बना हुआ होता है। तो ये होता है ना। आर्मेचर के बारे में पढ़े थे। इसकी स्लॉट होते हैं, इसमें काहे की कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। कॉपर तार की, मतलब इसमें कॉपर तार की वाइंडिंग करते हैं। और जब ये आर्मेचर तैयार होता है, इसमें दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिसे बाइपोलर मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। तो जैसे इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है एन, दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, है ना। एक एन पोल होता है और एक होता है एस पोल, है ना। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पे एन बन रहा है तो दूसरी ओर पोल पर एस बनेगा। इस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये जब प्राइम मूवर से यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और प्राइम मूवर आर्मेचर को घुमाने का काम करता है, तो ये चुंबकीय द्वारा यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब ये आर्मेचर घूमता है तो कॉपर तार का जो होता है, कॉपर तार मतलब कॉपर कंडक्टर, जो चुंबक द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को जब काटता है तो कॉपर में, तार में, कंडक्टर में एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो हमें इस प्रकार से ये आर्मेचर से विद्युत ऊर्जा मिलती है ना। करंट का फ्लो होता है, क्या आर्मेचर में, कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। तो इस प्रकार से हमें नॉर्मली हमने बेसिक ये थोड़ा सा नॉर्मली ऊपर से हमने हल्का सा ये पढ़ा था। अब एक्चुअल में हमें डीसी जनरेटर कैसे काम करता है और कैसे हमें कंडक्टर में, कॉपर कंडक्टर में करंट मिलता है, डीसी सप्लाई मिलती है, ऊर्जा जनरेट होती है, ये हमें पढ़ना है ना। तो आज हम देखेंगे इसका सिद्धांत, मतलब इसका किसका, डीसी जनरेटर का सिद्धांत के बारे में देखेंगे। डीसी जनरेटर का के कार्य का सिद्धांत, है ना। डीसी जनरेटर कार्य कैसे करता है। अब हमने तो हल्का हल्का पढ़ लिए थे, अब उसके बाद में हम देखेंगे डीसी जनरेटर के कार्य का सिद्धांत की जनरेटर अब किस उनका कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है ना।
तो आप लोग को यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम और देखते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर एक्चुअल में इसमें एक क्या होता है। तो हम इसको तो मिटा देते हैं, हमने कल के बारे में पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा सोचा कि आपको रिवाइज करवा दें और आगे कंटिन्यू क्लास हम करते हैं आज। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर वाला भाग होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। तो इसे द्विध्रुव द्विध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र, इसे कहते हैं द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसे बोलते हैं, जो दो ध्रुव होते हैं एन और एस, दो ध्रुव है। कभी भी मैग्नेट जो बनता है, मैग्नेट बनता है दो ध्रुव से बन के। यदि ये मैग्नेट है तो इसका ये वाला भाग एन है तो ये एस होगा, है ना। तो दो बिना दोनों ध्रुव के चुंबक अधूरा होता है, कभी भी ये ध्रुव अलग नहीं होते, है ना। तो कोई भी चुंबक दो ध्रुव से मिलकर बनता है, एन और एस से। तो इस चुंबक को हम बोलते हैं दो द्विध्रुवीय चुंबक। कौन सा? द्विध्रुवीय चुंबक, द्विध्रुवीय चुंबक। ठीक है, दो ध्रुवीय चुंबक। और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे जो बोलते हैं बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड। अब जो डीसी जनरेटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो डीसी जनरेटर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बोलेंगे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी चालक तार या कॉइल मतलब कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कॉइल में या चालक तार में कॉइल या चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं को काटा जाता है तब चालक तार या कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होती है।
ईएमएफ प्रेरित होती है। क्या ईएमएफ प्रेरित होती है? कब प्रेरित होती है? जब चालक तार या कॉइल या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कॉइल या चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को काटा जाता है, तब चालक तार या कॉइल में ईएमएफ प्रेरित होती है। ईएमएफ प्रेरित होती है, किसी समय कम होगी, किसी समय अधिक होगी, इसलिए हम इसे प्रेरित ईएमएफ प्रेरित होने की दर की इसमें फॉर्म लेते हैं। जो इसमें ईएमएफ प्रेरित होती है वो ये क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है, जिसे फ्लक्स से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं? फाई से। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स होती है। जो चुंबकीय फ्लक्स होती है इसे फाई से दर्शाते हैं। जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है ये फाई है और ये फ्लक्स परिवर्तन होती है। मतलब जब किसी फ्लक्स में परिवर्तन होती है कंडक्टर कॉइल में तो ये चुंबकीय फ्लक्स होती है। जब ये इसका काटित चुंबकीय बल रेखाओं को चालक तार द्वारा काटा जाता है या फिर तो क्या होता है कि इसमें हम एक ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो ईएमएफ किस अनुपात में होती है? फ्लक्स परिवर्तन की दर पे। जब इसको चुंबकीय बल रेखाओं को काटा जाता है चालक तार द्वारा तब यहाँ पे इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन की दर ही ईएमएफ होती है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होती है? इसे हम डी फाई न लिख के वो फाई न लिख के डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं। ओके, डी फाई अपॉन डी टी अपन लिखते हैं और जो चालक तार की संख्या होती है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। किसी कॉइल में यदि दो कंडक्टर है, हमारी ये कोई भी कॉइल कम से कम दो कंडक्टर होते हैं, एक ही है तो n कंडक्टर की संख्या है ना। तो हम देखते हैं E बराबर n डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे n जो है वो क्या है? चालक तार की संख्या, चालक तार की संख्या, ठीक है। और उसके बाद में जो फाई है वो है, जो फाई है वो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। जब ये चुंबकीय फ्लक्स है तो इसको हम समझेंगे ये डी फाई अपॉन एन डी फाई अपॉन डी टी, इस रेशो से हमारा ईएमएफ उत्पन्न होती है ना कुंडली में, ठीक है। अब इसके बाद में अब जब ये ईएमएफ उत्पन्न होती है तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो जनरेटर है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कॉइल को घुमाते हैं तो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होती है। जो ईएमएफ उत्पन्न होती है तो जब ईएमएफ उत्पन्न होती है तो ईएमएफ की अब भाई कौन सी दिशा में किस दिशा से ज्ञात होगी तो हम ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करते हैं। ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम मतलब राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि हम ईएमएफ
अब मालूम है कि जनरेटर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उस का सिद्धांत पे काम करता है जब हम कॉइल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं और चालक द्वारा विद्युत रेखाओं को काटा जाता है, तब चालक में ईएमएफ उत्पन्न होती है और उस ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मतलब राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का नियम क्या होता है तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़े सी बता देता हूँ फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल क्या होता है। राइट हैंड का रूल क्या होता है, राइट हैंड का रूल होता है इसको लिख लेते हैं, डायग्राम तो आप देख लेना। इसमें होती है एक तर्जनी, उंगली, एक होती है मध्यमा, मध्यमा उंगली, एक उपयोग करते हैं हम अंगूठा का। तो ये हमारा राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है। तो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा उंगली है। कौन सी? ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है ना। तो राइट हैंड रूल के बारे में हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी हमारी तर्जनी है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। जो हमेशा चुंबकीय तर्जनी है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगी। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताती है। ठीक है, जो तर्जनी है ये इस प्रकार से हम हाथ की उंगलियों को करते हैं। तो जो तर्जनी है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। और जो हमारा अंगूठा जो चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, जो अंगूठा होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। अब ये जो हमारी मध्यमा है ये प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल, जिसके हम क्या ज्ञात करते हैं, इससे हम ज्ञात करते हैं ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। ये याद रखना है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करते हैं ईएमएफ की दिशा या धारा की दिशा। जिस दिशा में ईएमएफ की दिशा होगी उसी दिशा में करंट या धारा की दिशा होगी। ठीक है, हम तर्जनी हमेशा चुंबकीय फ्लक्स मतलब हम इस प्रकार से उंगली को करेंगे, ये है तो हम इस प्रकार से उंगली करेंगे। जब उंगली को हम इस प्रकार से करेंगे, हाथ को इस प्रकार से करेंगे, तो तर्जनी हमारी ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाएगी। तो इसमें प्रेरित होने वाला ईएमएफ ये इस दिशा में होगा, इस दिशा में, और ये इस दिशा में, मतलब इस दिशा से ऐसे हम इस कॉइल को घुमाएंगे, तो तब हमारा सही स्थिति होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो नॉर्मली है, बेसिक में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आगे से हम इसको और देखते हैं कि आगे इसमें जनरेटर में होता क्या है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें पहली स्थिति में जब कॉइल हमारी रखी हुई है, तो अब हम देखते हैं कि जब कॉइल को घुमाते हैं,
जब कॉइल को घुमाते हैं तो उस पे किस स्थिति में कौन से चालक तार द्वारा विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को काटा जाता है और किस स्थिति में क्या होगा। अब हम देखते हैं, एक जब रोटेशन गति होती है, वृत्तीय मार्ग में गति होती है, वृत्तीय गति होती है, जब वृत्तीय गति होती है तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री से शुरू होके वापस इधर तक आने में, वही स्थिति आने में जब 360 डिग्री हो जाते हैं, है ना। तो 0 डिग्री की स्थिति और 360 डिग्री की स्थिति सेम होती है। यदि हम पहली कंडीशन देखें, कि जब कॉइल को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो पहली कंडीशन क्या होगी, 0 डिग्री की स्थिति होगी। कौन सी, ये पहली कंडीशन, पहला डायग्राम आप बनाएंगे नोट्स में, 0 डिग्री की कंडीशन, ये डायग्राम बनाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है हम देखते हैं, इस स्थिति में क्या होता है हम देखते हैं। इस प्रकार हम समझेंगे, किस प्रकार, ये एक प्रकार का आयताकार आकृति का हमें एन ध्रुव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसे हम, ये माचिस की डिब्बी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये माचिस की डिब्बी है, यहाँ पे हमने इसे रख दिया तो हमें ये भी आयताकार रूप में दिखाई दे रहा है, हम इसे एन ध्रुव मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में जैसा ये दिख रहा है वैसे होता नहीं है, ये रियलिटी में इतना मोटाई भी होती है, ऐसे दिखने में हमें मोटाई नहीं दिख रही है इसकी, है ना। तो इस हिसाब से ये मोटाई होती है। तो हम यहाँ पे ये जो चालक तार की, एक तार की मैंने कॉइल बनाया हुआ है, तो इसके हिसाब से इससे, और ये माचिस को हम एन ध्रुव मानेंगे, ये कुंडली होगी, तो हम देखते हैं कि किस स्थिति में कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा, ये एन ध्रुव है और एन ध्रुव के उसमें स्थिति में 0 डिग्री में यदि हम कॉइल को रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे हम यहाँ पे कॉइल को रखेंगे। तो ये वाला सिरा, मतलब ये वाला सिरा ऊपर की ओर है, ये वाला सिरा नीचे की ओर है ना। तो हल्का सा आप ये कॉइल को देखेंगे तो ये ट्विस्ट हुआ है, तो हम इसको नीचे के सिरे में रख रहे हैं। ये इसमें ट्विस्ट नहीं है, इसमें ट्विस्ट है, तो पहचानने में हमें मदद मिलेगी। तो हम इसको पहली कंडीशन में ट्विस्ट वाले सिरे को नीचे रख रहे हैं, मतलब ये वाला सिरा, एरो वाला सिरा नीचे है, ये वाला ऊपर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे रखने के बाद हमें ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे दिखाई दे रहा है तो हम इसको ऐसे करके देखेंगे। जब ऐसे करके देखेंगे तो जो एन ध्रुव से इस जगह से पूरी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, और जब इस कंडीशन में ऐसे हैं, कॉइल जब हमारी है तो चुंबकीय बल रेखाएं दोनों कॉइलों के बीच में, दोनों कंडक्टर तार के बीच में से, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, तो दोनों के बीच से पूरी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित हो जाएगी। किसी चालक तार द्वारा फ्लक्स को नहीं काटा जाएगा और फ्लक्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कंडक्टर में, चालक तार में किसी भी प्रकार का ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 0 कंडीशन की स्थिति में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। हमने 0 डिग्री की कंडीशन में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई। अब इसके बाद में यदि हम इसे 90 डिग्री की स्थिति में रखेंगे तो 90 डिग्री और घुमा देंगे। 90 डिग्री की स्थिति कौन सी है, एक स्थिति ये हो गई है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री की स्थिति है। तो ये 90 डिग्री की स्थिति में हम कॉइल का हमें किस प्रकार से दिखाई देगी, हमें कॉइल कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। कॉइल हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी। कौन सी, दूसरी स्थिति में 90 डिग्री की स्थिति में आप यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, आप डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम आप बनाएंगे, बना लो नोट्स में। उसके बाद हम देखते हैं ये नीचे वाला जो सिरा था हमने, और ये ऐसे रखे थे कॉइल का, हमने ट्विस्ट वाला सिरा इसको नीचे रखा था। अब इसको हमने 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घुमा दिए, ऐसे रोटेट कर दिए। कैसे, ऐसे, ये ऐसे थी, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिए। हमने फर्स्ट कंडीशन में इसको ऐसे रखा था, इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो ऐसी कंडीशन में आ गई। तो डायग्राम और हमारी कॉइल से और हमारे हाथ में माचिस की डिब्बी जो है तो हमारे सेम दिख रही है ना। ये एन ध्रुव है, ये है, और एक एस ध्रुव है। मैं एक दूसरे हाथ से अपनी ये एस ध्रुव को पकड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो 2 ही हाथ है, तो देखेंगे। तो इस स्थिति में आ गई। तो इस स्थिति में आने के बाद हम यहाँ पे, हमें जब कॉइल ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, अब हम इसे ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, जब
चुंबकीय ध्रुव के कॉइल समानांतर हो जाती है। ये क्या होगी, समानांतर हो गई, लेकिन कंडक्टर इसके चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो जाता है। जब लंबवत हो जाता है, ये वाला कंडक्टर लंबवत हो गया है ना, ट्विस्ट वाला सिरा इसके इसमें आ गया, तो इससे निकलने वाली है ना, जो इससे यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निकलने वाली है, ये कंडक्टर द्वारा इसका कट जाएगी है ना। तो जब फ्लक्स कट जाएगी तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतर होगी। अब जब फ्लक्स की परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो इस कंडक्टर में, ये वाले कंडक्टर में ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की प्रेरित ईएमएफ का मान अधिकतम होगा, प्रेरित ईएमएफ का मान अधिकतम होगा ऐसी कंडीशन में। ये ऐसा है तो ये ऐसी कंडीशन में अधिकतम होगी है ना। तो 90 डिग्री की स्थिति में ईएमएफ का मान उच्चतम या अधिकतम होता है ना, ईएमएफ अधिकतम होगी 90 डिग्री की कंडीशन में है ना। ये दूसरी ये हो गया हमारा पहली स्थिति, ये होगी पहली स्थिति, ये हो गई दूसरी स्थिति, ये हो गई तीसरी स्थिति, ये हो गई चौथी स्थिति और ये हो गई पांचवी स्थिति है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ये 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और पांचवी स्थिति में ये 0 की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो वृत्तीय गति में हम इसको कॉइल को घुमाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होती है, हम इसको कॉइल को और घुमाते हैं, कॉइल को हम और घुमाते हैं। ये वाला ट्विस्ट वाला सिरा इस ओर था, हम कॉइल को और घुमा दिए तो ये ऐसे हो जाएगी। कौन सी, ऐसे थी ये वाली कॉइल, हमने इसको और घुमा दिए तो ये ऐसी हो गई है ना। तो ये कौन सी डिग्री स्थिति में आ गई, 180 डिग्री की स्थिति में। तो 180 डिग्री की स्थिति में क्या हुआ कि ये देखो, ये ट्विस्ट वाला सिरा ऊपर आ गया और जिसमें ट्विस्ट नहीं था प्लेन वाला वो नीचे चला गया। ठीक है, जो नीचे चला गया प्लेन वाला नीचे चला गया। तो हम इसको ऐसे करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम तीसरी स्थिति का हम डायग्राम बनाते हैं। तीसरी स्थिति का डायग्राम बनाएंगे तो 180 डिग्री का बनाएंगे। 180 डिग्री में तो हमारा 0 डिग्री में ये वाला भाग ऊपर था, ये वाला नीचे था, तो अब ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। तो कुछ हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इस स्थिति में भी क्या हुआ, ये हमारी कौन सी स्थिति आ गई, यहाँ पे 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सेम स्थिति होती है, बस कॉइल के कंडक्टर बदल जाते हैं। कॉइल के कंडक्टर बदल गए, ये फिर से वही पुरानी स्थिति आ गई ऐसे। अब ये फिर से पुरानी स्थिति ऐसे आ गई है, ये वाला भाग ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो हमें फिर से वही स्थिति। तो इससे एन ध्रुव से निकलने वाली पूरी चुंबकीय बल रेखा दोनों कंडक्टर के बीच से प्रवाहित हो जाएगी और कंडक्टर के द्वारा इसमें फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स काटी नहीं जाएगी, तो इसमें से कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा, 180 डिग्री की स्थिति में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा या नहीं होगी, है ना। ठीक है, होगा या नहीं होगी, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। ये हो गया तीसरी स्थिति, 180 डिग्री की स्थिति। अब हम देखते हैं यहीं पे चौथी स्थिति। तीसरी स्थिति का डायग्राम बनाने के बाद अब चौथी डिग्री की स्थिति का डायग्राम बनाएंगे। चौथी स्थिति की डायग्राम क्या होगा, चौथी स्थिति हमारी क्या होगी, 270 डिग्री की, 270 डिग्री की। तो हमारी तीसरी स्थिति में क्या था, ट्विस्ट वाला तार हमारा ऊपर था, प्लेन वाला नीचे था, फिर से हमने इसे घुमा दिए, फिर से इसे घुमा दिए, तो ये फिर से ऐसी स्थिति में आ गए। 270 डिग्री की स्थिति में हमने घुमा दिए तो ये फिर से ऐसे आ गया। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हमने सबसे पहले इसको, ये ट्विस्ट वाले तार को हमने 0 डिग्री की स्थिति में ऐसे रखा था, फिर 90 डिग्री में किया तो 90 सबसे फर्स्ट वाले में इसे नीचे रखा था, ट्विस्ट वाले को नीचे रखा था 90 डिग्री में। जब इसे 0 डिग्री में 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे हो गई थी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई थी, ट्विस्ट वाला तार, कंडक्टर तार यहाँ पे था। उसके बाद हमने इसको फिर घुमा दिया तो ट्विस्ट वाला ऊपर चला गया और ये बिना प्लेन वाला नीचे चला गया। अब उसके बाद में हमने इसको और घुमा दिया क्लॉकवाइज दिशा में, तो ये स्थिति फिर से ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी चौथी स्थिति में। तो हमारा ये डायग्राम फिर बदल जाएगा, ये ऐसे ना होके ये एकदम प्लेन दिखेगा, ये वाला भाग प्लेन दिखेगा। पर इसमें कंडीशन क्या हुई कि ये वाला जो हमारी
90 डिग्री की कंडीशन थी, तो 90 डिग्री की कंडीशन में ट्विस्ट वाला कंडक्टर यहाँ पे था, लेकिन 270 डिग्री की स्थिति में हमारा ये इधर इस ओर चला गया, एस ध्रुव की ओर। हमारा इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर द्वारा इस एन ध्रुव से निकलने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, विद्युतीय बल रेखाओं को ये कंडक्टर काटेगा, है ना। तो काटेगा तो फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो ईएमएफ का मान भी अधिकतम होगा। 270 डिग्री की स्थिति में ईएमएफ का मान भी अधिकतम होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अगली कंडीशन 360 डिग्री की, 360 डिग्री की कंडीशन। 360 डिग्री की कंडीशन में हमारा क्या होगा? 360 डिग्री की कंडीशन में हमारा ये, हम देखते हैं कि ये वाला ट्विस्ट वाला तार इधर है और ये वाला इधर है। अब हमने फिर से इसको ऐसे कर दिया तो वापस 0 डिग्री की स्थिति आ जाएगी। ट्विस्ट वाला तार हमारा कंडक्टर नीचे चला जाएगा, प्लेन वाला ऊपर आ जाएगा। तो 360 डिग्री या 0 डिग्री दोनों बराबर सेम कंडीशन होगी, है ना, या सेम कंडीशन। 360 बोलो या 0 डिग्री, दोनों सेम कंडीशन हो जाएगी। तो 0 डिग्री में हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा या नहीं होगी, ठीक है। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमने चारों पांचों स्थिति देखी है, 360, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, हमने चारों स्थिति देख ली। अब हम लिखेंगे इसके बारे में नोट्स, है ना। आप अब पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ, आप नोट्स लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले लिखो जनरेटर के आर्मेचर में, आर्मेचर मतलब क्वाइल में, क्योंकि जो क्वाइल होती है वही क्वाइल से मिलकर ही आर्मेचर बनता है। तो जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ या उत्पन्न ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड या दायां हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। दाएं हाथ, राइट हैंड मतलब दायां हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें कल हमने बताए थे, इसमें जो आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, आर्मेचर में या क्वाइल में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है? डायनामिक टाइप होती है। डायनामिक टाइप बोलते हैं, तो डायनामिक टाइप मतलब एसी टाइप। इसको हिंदी में बोलते हैं गतिजन्य प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो ठीक है, अगला पॉइंट, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में गतिजन्य या डायनामिक टाइप प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न होती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होती है, ना कि डीसी। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग को जोड़कर ही कम्यूटेटर बनता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, डीसी जनरेटर ये इसका सिद्धांत जो होता है, डीसी जनरेटर का कार्य करने का सिद्धांत जो होता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, जो हमने अभी पढ़े हैं, यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन से? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबक होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, इनसे एन से एस ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। जब चुंबकीय बल रेखाओं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कंडक्टर को घुमाते हैं या कॉइल को घुमाते हैं, तो उसमें कॉइल में एक ईएमएफ प्रेरित होती है ना। तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अगला पॉइंट, जब किसी चालक को या कॉइल को जब किसी चालक को या कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें प्रेरित ईएमएफ डीसी नहीं होती है। डीसी नहीं होती है, बल्कि एसी होती है। और यह ज्यावक्रिय होती है। ज्यावक्रिय का मतलब होता है साइन वेव। अब साइन वेव का मतलब है, यहां पे हम देखते हैं थोड़ा सा साइन वेव, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जब ग्राफ बनता है तो हमारा ये मान लो टाइम है और इसमें उत्पन्न ईएमएफ है। जब ईएमएफ देखते हैं तो ये 0 डिग्री होती है, ये यहाँ पे 0 डिग्री की स्थिति में। अब यहाँ पे 180 360 90 80 और 270, तो ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री की स्थिति में जो ईएमएफ का मान है ईएमएफ, तो 0 डिग्री की स्थिति में हमारी ईएमएफ का मान 0 होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हम 90 डिग्री पे कॉइल को घुमाते हैं तो यहाँ पे ईएमएफ का मान अधिकतम हो जाता है, 90 डिग्री पे अधिकतम होगा। लेकिन फिर से 180 डिग्री पे वापस आते आते हमारा ये 0 हो जाता है, ईएमएफ का मान, प्रेरित ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा। फिर 270 डिग्री पे जाएंगे तो फिर हमारा ईएमएफ का मान अधिकतम होगा और फिर 360 डिग्री पे हमारा ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये होता है साइन वेव, ये होती है साइन वेव मतलब ज्यावक्रिय। ठीक है, ये डायग्राम नोट कर लो। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसमें ये कॉइल इसके लंबवत होगी। मतलब इस प्रकार से ये मेरी 3 उंगली है, ये मेरी 4 उंगली है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से, अब इसके लंबवत होगी कॉइल, तो हमारी जो कॉइल होगी इस प्रकार से, कहाँ गई कॉइल यार, ठीक है, ये से जो 2 पेन का हम कॉइल बनाते हैं इस टाइप से, तो इस प्रकार से ये लंबवत होगी क्योंकि ये 90 डिग्री पे काटेंगे। ये एक यहाँ पे एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा कॉइल के, कंडक्टर के, और हमारा ये, तो इस प्रकार से ये लंबवत होगी, कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। ठीक है, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से ये लंबवत होंगी। तब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर में होते हैं। जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तब इसके कॉइल के कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगे। जब समांतर होंगे तो उन पर फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है, ईएमएफ जब जनरेट होता है तो ये फ्लक्स परिवर्तन होता है, तभी ईएमएफ उत्पन्न होता है ना। तो ईएमएफ जो समानुपाती होता है इसके n d phi अपॉन dt के, है ना, ये इसको नोट कर लो और आगे देखते हैं। तो
फ्लक्स परिवर्तन की दर शून्य होती है। जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होते हैं, तो इस स्थिति में उन पर फ्लक्स के परिवर्तन की दर शून्य होती है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान भी शून्य होगा। 0 डिग्री की स्थिति में हमारा प्रेरित ईएमएफ का मान शून्य होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होते हैं, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, तो कॉइल के कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। इस स्थिति में चालक वायर पर या चालक कंडक्टर पर, तो इस पर फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, तो कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का मान अधिकतम होगा। कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का मान अधिकतम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का मान 90 डिग्री व 270 डिग्री 270 डिग्री पर प्रेरित ईएमएफ का मान अधिकतम होता है। आज की क्लास में हम आज इतना ही देखेंगे। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इस जनरेटर में आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि आर्मेचर में या चालक तार में कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना हम अगली क्लास में सीखेंगे, है ना। तो किससे सीखेंगे? फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से, ठीक है। हम अगली क्लास में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके बारे में चारों स्थिति, ये जो 4 स्थिति थी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसके बारे में इसकी डायग्राम कैसा होता है ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। इनके चारों स्थिति के हम डायग्राम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आज का हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में।